हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक प्रत्येक महीने का जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसकी ई बुक यानी कि पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है। अगर पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 10 अप्रैल का रिवीजन, उसके बाद होंगे 11 अप्रैल यानी कि आज के प्रश्न होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत से पहले कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, सभी लोगों में मैंने एक बात बहुत ही कॉमन देखी है और वो बात ये है कि उन्होंने तब तक जो प्रयास किया जब तक कि वो सफल नहीं हो गए, और उनका ये भी प्रयास रहा कि वो औरों से अधिक परिश्रम करें। याद रखना कि एक अंतिम युद्ध सदैव आपकी प्रतीक्षा में रहता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हाल ही में ब्रिटेन में 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, उसको लगाने पर रोक लगा दी गई है। और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो विकास है ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की मदद से किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक की सहायता से करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर 15 नए आकाशीय पिंडों की खोज की है। और इस खोज में भारत के साथ बेल्जियम और अमेरिका भी शामिल है। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत ही इसमें शामिल है और बेल्जियम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने गणना करने में मदद करी है। हाल ही में गोवर्धन तहसील मथुरा के महमदपुर गांव का नाम बदलकर परासौली करने की अधिसूचना जारी हुई है। परासौली को सूरदास की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कहाँ तक जल विमान सेवा शुरू की जाएगी? तो सोनभद्र तक। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसको जो है लिखते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। तो BNHS ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक पक्षी की नए प्रजाति की खोज की है और इसको नाम दिया गया है रोज फिंच। किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट यानी कि मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है? तो इसे जारी किया गया है IMF के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। मौद्रिक नीति की हालिया बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पितृवध। और 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेज़बानी की गई है अभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा। ये जो बैठक थी ये वर्चुअल आयोजित की गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उसमें से जो एक हैं BP कानूनगो, वो 2 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं, लेकिन संभावना बन रही है कि इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने टूटी हड्डियों को तेजी से जोड़ने के लिए LP2 नामक यौगिक की खोज की है। LP2, तो ये जो LP2 नामक यौगिक है इसको प्राप्त कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों, इसको प्राप्त किया गया है दूध से। ठीक है, तो ऑप्शन A यहाँ पर बिल्कुल सही है, दूध से इसे प्राप्त किया गया है। तो वैज्ञानिकों ने दूध से खोजकर एक ऐसा यौगिक LP2 विकसित किया है जिससे हादसों में टूट चुकी हड्डियों को फिर से जोड़ा जा सकेगा। शोध पूरा हो चुका है और पेटेंट फाइल किया जा रहा है। इसके बाद इस यौगिक को दवा के रूप में लाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन लैक्टाफेरिन के अमीनो एसिड का गहन अध्ययन किया है, क्योंकि दूध स्तनधारियों में हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है उसको निभाता है। इसको जो है LP2 नाम दिया गया है। और वैज्ञानिकों का उद्देश्य उस पेप्टाइड की खोज करना था जिसमें हड्डी बनाने की क्षमता होती है। मानव लैक्टोफेरिन 692 अमीनो एसिड युक्त प्रोटीन है और अमीनो एसिड ही प्रोटीन का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों ने नैनो ग्लोबुलर असेंबली के जरिए पेप्टाइड अनुक्रम 18 अमीनो एसिड की पहचान की जिसमें हड्डियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। इसमें होगा ये कि अगर कहीं पर हड्डी टूट जाती है
तो LP2 को वहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा और फिर वहाँ पर पहुँचकर हड्डियों को तेज़ी से जोड़ने का काम जो है वो शुरू कर देगा और हड्डी जो होगी वो बहुत ही शीघ्रता से जुड़ जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकर लाल पुरोहित के द्वारा। तो ये जो किताब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओडिशा का इतिहास। इसका जो हिंदी संस्करण है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और हिंदी संस्करण का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो शंकर लाल पुरोहित जी ने किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के जनपद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। अब तक ओडिया और अंग्रेजी में यह किताब उपलब्ध थी, अब ये हिंदी में भी किताब उपलब्ध हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी की 120वीं जयंती मनाई थी, जन्म जयंती। आज हम उनकी किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि डॉक्टर हरे कृष्ण महताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी थे। उन्होंने 1946 से लेकर 1950 तक और फिर 1956 से लेकर 1961 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्होंने अहमदनगर किले ज़िले में ओडिशा इतिहास जो किताब थी उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी, जहां पर उन्हें 1942 से लेकर 45 के दौरान 2 साल से अधिक की जेल हुई थी। तो जेल में ही उन्होंने ये किताब लिखी थी। हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार पोर्ट, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी यानी कि ईरान में। तो फ्रेंड्स, चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक बंदरगाह है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं, यानी कि छोटे छोटे 2 बंदरगाह इसमें हैं। एक का नाम है शहीद कलंतरी और दूसरे का नाम है शहीद बहस्ती। शहीद कलंतरी और शहीद बहस्ती। अमेरिकी संसद ने अभी हाल ही में एक जानकारी दी है और उसमें ये बताया गया है कि 2015 में भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन बिछाने के काम में मदद करने की सहमति दी थी। इससे भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान से बेरोक-टोक व्यापार करने में मदद मिलेगी। करीब 100 पेज की रिपोर्ट है और इसमें यह कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ईरान का दौरा किया था और बंदरगाह व संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए $50 करोड़ के निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपने कड़े प्रतिबंधों से भारत की अफगानिस्तान पुनर्निर्माण परियोजना को छूट दे रखी थी, लेकिन 2020 के अंत में भारत ने परियोजना का काम रोक दिया था। 2021 की शुरुआत में काम में तेजी लाई गई और मई 2021 तक ये जो चाबहार पोर्ट है इसका संचालन शुरू भी हो सकता है। इस रिपोर्ट को विशेषज्ञों ने तैयार किया है। इसे यूएस कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट आप नहीं मान सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में यह संकेत मिलता है कि भारत किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो देखिए, पहले ये जो टारगेट था ये 2050 तक का था, लेकिन अभी जो यही लग रहा है कि ये 2050 तक ना होकर 2060 या 2070 तक इसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल सही ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। तो 2050 तक उत्सर्जन शून्य करने के लिए भारत को अपनी अक्षय ऊर्जा की क्षमता 55 गुना बढ़ानी होगी। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसका मतलब है कि यदि 2050 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना चाहता है तो उसे 83% बिजली के अक्षय स्रोतों से, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसे प्राप्त करना होगा। हालांकि इसमें जल विद्युत क्षमता को शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 2019 में भारत की कुल ऊर्जा 160 टेरावाट प्रति घंटे में अक्षय ऊर्जा
यानी कि हाइड्रो पावर के बिना का योगदान केवल 10.1% था। यदि देश के ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जैसे कि कोयला, तेल आदि के योगदान की बात करें तो 2015 में 73% ऊर्जा इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होती थी। 2050 तक इसे घटाकर 5% पर लाना होगा। और इसी तरह भारत के तेल के क्षेत्र में भी बायोफ्यूल की हिस्सेदारी अभी न के बराबर है और इसे जो 2050 तक 98% पर लगाना होगा। तो जो अलग अलग अखबार हैं, ये अलग अलग रिपोर्ट्स उसमें प्रकाशित हुई हैं। तो यहाँ पर एक क्लिप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें बताया गया कि टेरी के कार्यक्रम निदेशक अर्थात अर्थ साइंस और जलवायु परिवर्तन आर रश्मि ने कहा कि भारत को शून्य उत्सर्जन रूपांतरण की ज़रूरत है, उसे प्रभावशाली और तीव्र रूपांतरण करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो वर्तमान में जिस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल भारत में हो रहा है उसको तेज़ी से बदलकर रीन्यूएबल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना बहुत ही आवश्यक है अगर भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि अभी जो भारत में तकनीकी है उस पर आधारित रहकर 2050 तक औद्योगिक क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि कौन सा बैंक अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सहप्रवर्तक क्या होता है? प्रमोटर आप समझ रहे होंगे। सहप्रवर्तक आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ लोगों को होता है। मैं इसलिए जो भी प्रश्न बहुत ही शुद्ध हिंदी में होते हैं तो उसकी इंग्लिश भी लेकर आता हूं ताकि आपको जो है मैं इंग्लिश में पढ़ा सकूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हिंदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के शब्दों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के बगैर जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें तो सफलता नहीं के बराबर ही मिलती है। तो सहप्रवर्तक बन गया है एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने क्या किया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो 12% शेयर है उसको जो है परचेज किया है। ठीक है, 12%। एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में मिलेगा आपको। CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद में। अच्छा, एक बात और याद रखना कि एक्सिस बैंक ने ही आक्सा नामक एक रोबोट जो है बनाया था, आक्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे। एक तो ये होगा कि ओलंपिक के लिए जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं वो है नेत्रा कुमानन। और ये भी याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी हैं, ठीक है, फेंसिंग कहते हैं उसे, तो ये बन गई हैं भवानी सिंह, ऑप्शन बी। तो अगर बात होगी यहाँ पर नाविक के बारे में तो नेत्रा कुमानन और फेंसिंग के बारे में भवानी सिंह। तो नेत्रा कुमानन ने बुधवार को ओमान में इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 23 साल की नेत्रा अब ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं। उन्होंने ओमान में एशियाई क्वालिफायर की लेज़र रेडियल स्पर्धा में शीर्ष स्थान पर रखकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेत्रा ने कहा कि उनके माता पिता से उन्हें पूरा समर्थन मिला, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले उनके पिता ने हर समय उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हूँ वो मेरी माता पिता के कारण हूँ। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि अखबारों में आए हैं। याद रहे कि भारत की पहली महिला तलवारबाज, मैंने आपको साथ आज ही बताया था, तो तलवारबाजी के बारे में बात हो रही है। अगर भवानी देवी का नाम आएगा तो जो भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी हैं वो कौन बनी है? भवानी देवी। याद रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली महिला तलवारबाज जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं तो वो हैं भवानी देवी। और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि भारतीय सरकार ने मई में सऊदी अरब से कितने प्रतिशत से तेल आयात कम करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर जो तेल का आयात है उसे घटाने का फैसला क्यों करना पड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं जितने भी तेल उत्पादक देश हैं उनका एक संगठन है जिसको आप ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सऊदी अरब की भूमिका मुख्य रहती है। सऊदी अरब ने ये कहा
कि तेलों का जो उत्पादन है उसे कम कर दिया जाए और इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो रेट है वो बढ़ा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि हमें कम उत्पादन में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सऊदी अरब ने कहा वो एक तरीके से ओपेक कंट्रीज़ की दादागिरी ही कहा जाएगा। तो इसको देखते हुए भारतीय सरकार ने क्या किया कि 36% जो यहाँ पर सऊदी अरब से तेल लेता था भारत, उसे 36% तक भारत ने घटा दिया है। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि पिछले लगभग 3 सालों में और वर्तमान में भी भारत को जो तेल आयात हो रहा है वो किस देश से हो रहा है, सबसे अधिक किस देश से भारत जो है तेल आयात कर रहा है। तो याद रखना कि भारत 3 साल में सबसे अधिक तेल जो है वो इराक से ले रहा है और तेल उत्पादक देशों में सऊदी अरब ने तेल उत्पादक देशों से उत्पादन कम करने और दाम बढ़ाने को कहा था। हालांकि कुछ लोग सऊदी अरब की इस दादागिरी के खिलाफ भी हैं। कतर और इक्वाडोर ने इसीलिए ओपेक को छोड़ भी दिया है। ठीक है, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको वियना में। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? तो सही जवाब इसका है विराट कोहली। और वीवो का एक और भी उप ब्रांड है, मतलब सब ब्रांड है, जिसको आप IQOO के नाम से जानते हैं। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से ओप्पो कंपनी है, ओप्पो जो है OnePlus बनाती है मोबाइल और वो काफ़ी जो है फ्लैगशिप मोबाइल्स मानी जाती हैं, उसी प्रकार से वीवो ने IQOO को लॉन्च किया है और ये भी काफ़ी अच्छे जो है ब्रांड के अंतर्गत ये मोबाइल मानी जाती है। तो वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो विराट कोहली बने हैं, याद रखना इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वीवो इंडिया के जो ब्रांड स्ट्रेटजी निदेशक है इनका नाम निपुण मार्या है, निपुण मार्या। हाल ही में सेहत की शुद्धता बनाए रखने को मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मधु माने क्या होता है? मधु माने शहद होता है। तो मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो मुख्य रूप से ये जो पोर्टल है इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो शहद आप प्राप्त कर रहे हैं उसका जो सोर्स है वो क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि बहुत सारी कंपनियां जो कि लगभग 100-150 साल पुरानी भी हैं, उनका भी जो शहद है वो अच्छा नहीं माना गया, उसमें भी मिलावट देखी गई थी। तो लोगों तक जो शहद का व्यवसाय है वो शुद्धतम रूप में पहुंच सके शहद, इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक मधु क्रांति पोर्टल को स्टार्ट किया है। तो नाफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कार्नर का शुभारंभ किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 7 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि नाफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कार्नर का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में मदद करेगा। यह पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत गठित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। ठीक है, ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट का मेजबान देश कौन सा होगा? ग्लोबल T20, इसको जो है G20 के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबल T20। तो इसकी मेज़बानी करेगा ऑप्शन ए मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। तो मलेशियाई क्रिकेट जून जुलाई 2021 के बीच आयोजित होने वाले ग्लोबल T20 कनाडा लीग, जिसको GT20 लीग कहेंगे, तो इसकी जो मेज़बानी है वो मलेशिया करेगा। अच्छा, एक बात और याद रखना कि बॉम्बे स्पोर्ट्स कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व और प्रबंधित ग्लोबल T20 लीग उत्तरी अमेरिका की एकमात्र पेशेवर लीग है। ठीक है, ग्लोबल T20 लीग उत्तरी अमेरिका की एकमात्र पेशेवर लीग है। भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितना धन दिया है? तो ये अमाउंट है $500,000। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और इस योगदान के साथ भारत का कुल योगदान संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में लगभग $1 मिलियन तक हो गया है। और दोस्तों, अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि अभी हाल ही में लगभग 1 सप्ताह के अंदर हुई हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक बार देखते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अच्छा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको लखनऊ में।
तो सीडीबी के जो सीएमडी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एस रमन। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे एनवी रमन, ये तो आप जानते ही हैं। वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे विराट कोहली, मैंने अभी आपको बताया। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव कुमार। गैबान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं रामकरण वर्मा। और सोमालिया में भारत के राजदूत होंगे वीरेंद्र कुमार पाल, ये नियुक्ति अभी कुछ महीनों पहले हुई है। कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनाई गई हैं शुभदर्शिनी त्रिपाठी। संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। और फाम मिन चिन, ये वियतनाम के नए PM नियुक्त किए गए हैं, फाम मिन चिन। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ब्स पत्रिका ने अभी हाल ही में दुनिया के सभी अमीर व्यक्तियों की जो लिस्ट जारी की है, तो उसमें सबसे टॉप पर हैं जेफ बेजोस। और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो किस स्थान पर हैं, वो 10वें स्थान पर हैं। अजय सेठ को आर्थिक मामलों का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और राधेश्याम खेमका जो कि गीता प्रेस के अध्यक्ष थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन AIM का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्ल बिल्ट को एक्ट एक्सेलरेटर, मतलब जो काम है उसको जो है एक्सेलरेट करना और तेज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है नियुक्तियां हैं, और बस इतना ही करेंगे आज। बाकी जो कुछ शेष है उसको हम कल करेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो सके। क्विज नंबर 10 में मैंने आप लोगों से सवाल ये किया था कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मैंने आप लोगों के आंसर देखे, सही बताऊँ तो मन खुश हो जाता है, आप लोग इतना अच्छा लिखते हो। फिलहाल द्रव चालित जो मशीनें होती हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो पास्कल का जो सिद्धांत है वो दाब के नियम से संबंधित है। 2 सिद्धांत है पास्कल के। पहला सिद्धांत ये है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, मतलब जो G की वैल्यू है अगर उसको नियर अबाउट शून्य माना जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होता है वो समान रहता है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि किसी बर्तन में बंद, अगर कोई बर्तन है उसमें आपने लिक्विड जो रख रखा है और एक ऐसा कंप्रेसर आप लगाएं, एक ऐसा कंप्रेसर है यहाँ पर, इस पर आप नीचे की तरफ दबाव लगाएं, तो जब ये दबेगा नीचे की तरफ द्रव, तो ये सभी दिशाओं में समान बल को आरोपित करेगा। यानी कि जो यहाँ पर जो बल लगेगा वो सभी दिशाओं में समान रहेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये बनेगा कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर अगर आरोपित बल का आरोपण किया जाए तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में इसे संचरित कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और ये काफ़ी पावरफुल ब्रेक्स माने जाते हैं। तो द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन ये होगा कि जनगणना 2011 के बारे में कौन सुमेलित नहीं है। तो सेंसस 2011 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आएंगे, तो उसको आप लोग बिल्कुल याद रखिए। बताइए कि इसमें एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने अभी तक खुद को कनेक्ट नहीं किया है तो कर लीजिए। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जी का सर्च करना और जो भी लिंक आएगा उससे आप लोग खुद को कनेक्ट कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पर कुछ विशेष अध्ययन सामग्री भी आपके लिए उपलब्ध है। जब आप वहाँ पर जुड़ेंगे तब ये आपको प्राप्त हो जाएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।